ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के जिले रायगढ़ से। रायगढ़ में एक जगह है लालूंगा और यहाँ पर आराधना अपने परिवार के साथ में रहती है। वो आदिवासी समुदाय को बिलोंग करती है और उसकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो बहुत ही कठिनाइयों से हुई थी, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और LLB करने के बाद में वो रायगढ़ के जिला अदालत में एज ए जूनियर एडवोकेट काम कर रही थी। वह रायगढ़ की जिला अदालत का जो एडवोकेट संघ है उसके सदस्य भी थी और वो बहुत ही होनहार थी। उसके जो साथी लोग थे उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और धीरे धीरे वो कानून की जो बारीकियां हैं उनको सीख रही थी और आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ी वकील बनने वाली थी। हर रोज की तरह वो अपने ऑफिस में पहुंचती थी, सिंसियरली काम करती थी और सभी लोग उसको बहुत पसंद करते थे। और इसी बीच में दिन आता है 10 मई का। 10 मई को आराधना अपने ऑफिस में नहीं पहुंचती है और उसके साथी लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है वो किसी काम में फंस गई होगी और इस वजह से वो ऑफिस नहीं आई है। लोग बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं और इसी बीच में दिन आता है 11 मई का। 11 मई को भी आराधना अपने ऑफिस में नहीं पहुंचती है। जब उसके साथी लोग उसको कॉल करते हैं तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। इसके बाद वो लोग उसकी बहन को कॉल करते जो बेंगलोर में रहती थी, तो वो भी जब अपनी बहन को कॉल करते तो वो भी यही बात कहती कि उसका तो मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी और इसके बाद वो लोग आराधना को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन आराधना के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है कि अचानक से आराधना कहाँ गायब हो गई है। और इसके बाद अगला दिन आ जाता है 12 मई का। 12 मई को छत्तीसगढ़ के पास में एक तुम्हिडीह के जंगल है और वहाँ पर एक व्यक्ति पुलिस को जानकारी देता है कि किसी लड़की की बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस की टीम को जैसे ये जानकारी मिलती है वो लोग क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और देखते हैं ये जो लड़की थी वो बहुत ही बुरी हालत में वहां पर पड़ी हुई थी। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे और ऐसा लग रहा था कि इसके साथ पूरी घटना को उसी जगह पर अंजाम दिया गया है। पुलिस की टीम सबसे पहले इस डेड बॉडी की पहचान करने के लिए इसकी फोटो इमेजेस को आसपास के जितने भी थाने थे वहां पर भेज देती है और कुछ समय के बाद में उन्हें इस बात की जानकारी होती है कि ये महिला लालूंगा की रहने वाली है और रायगढ़ के जिला अदालत में एज ए जूनियर एडवोकेट काम करती है। जैसे ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस की टीम तुरंत वहां पर इन्फॉर्म करती है और जिला अदालत में इस बात के बारे में जब लोगों को जानकारी मिलती है कि उनके साथ काम करने वाली एक जूनियर एडवोकेट आराधना के साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे दिया गया है, तो पूरी रायगढ़ की अदालत में हड़कंप मच जाता है। वकील इसका बहुत ज्यादा विरोध करते हैं और वो पुलिस से कहते हैं कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई करके आरोपी को पकड़िए जिससे उसको सख्त से सख्त सजा मिल सके। साथ ही जिला अदालत के सभी अधिवक्ताओं ने इस बात का प्रण लिया कि आरोपी का केस कोई भी नहीं लड़ेगा और यदि कोई बाहर से वकील आएगा भी तो उसका भी पुरजोर विरोध किया जाएगा। और इस तरीके से इस मामले ने पूरे रायगढ़ जिले को हिला करके रख दिया था और अब पुलिस की टीम पर प्रेशर बढ़ रहा था और उनको जल्द से जल्द आराधना के गुनहगारों को ढूंढ करके निकालना था कि वो एक व्यक्ति है या एक से अधिक लोग हैं। पुलिस तुरंत इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है और सबसे पहले वो लोग आराधना का जो मोबाइल की कॉल डिटेल्स थी उसको चेक करती है। कॉल डिटेल्स को चेक करने के बाद में पुलिस को पता चलता है कि 9 मई की शाम को आराधना की एक व्यक्ति से बात हुई थी और वो व्यक्ति कौन है इसके बारे में पुलिस को भी पता लगाना था। पुलिस की टीम इस नंबर को चेक करती है और उन्हें पता है कि यह व्यक्ति चारपारा जिले का रहने वाला लोकनाथ है। पुलिस की टीम लोकनाथ तक पहुंचती है लेकिन वो घर से गायब था और अब पुलिस को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं लोकनाथ का इस पूरे केस से कुछ ना कुछ लेना देना हो सकता है। पुलिस की टीम लोकनाथ के बारे में पता लगाने के लिए अपनी टीम बनाती है और अपने मुखबिरी नेटवर्क को भी एक्टिव कर देती है और उनको सफलता मिलती है और 16 मई को पुलिस लोकनाथ को गिरफ्तार कर लेती है। लोकनाथ को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस ने एडवोकेट आराधना का जो केस था उसको क्रैक कर लिया था, लेकिन इस पूरे केस के पीछे की जो असली वजह थी उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और स्पेशली उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जो किसी के साथ भी रिलेशन में आ जाती हैं, इस बात पर जानने पर जोर नहीं देती हैं कि उस व्यक्ति का असल बैकग्राउंड क्या है। और इसके बाद लोकनाथ पूरी कहानी पुलिस के सामने रखता है कि कैसे उसने आराधना के साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया और इसके पीछे का असल कारण क्या था। लोकनाथ ने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया के जरिए 2024 में उसकी दोस्ती हुई थी आराधना से। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, दोनों एक दूसरे से होटल में मिलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आराधना को इस बात की जानकारी थी कि लोकनाथ शादीशुदा है और उसका ये जो रिश्ता है आगे चलने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी आराधना लोकनाथ के साथ रिलेशन में थी। लगभग 2 साल से ज़्यादा समय हो जाता है, दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना था, अवैध रिश्ते भी थे। लोकनाथ ने बहुत बार आराधना को छुआ भी था और इस वजह से आराधना लोकनाथ से अब शादी करना चाहती थी, लेकिन लोकनाथ ने पहले से बता दिया था कि वो शादीशुदा है और वह उससे शादी नहीं कर सकता है। और इसी वजह से 2 सालों के रिश्ते के बाद में इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े का सिलसिला शुरू हो गया था। दोनों के बीच में अक्सर फोन पर बातचीत होती थी, दोनों अलग अलग जगह पर मिलते थे, लेकिन बात इसी बात
पर आके फंस जाती थी कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। और यहाँ पर लोकनाथ का यही कहना होता था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले से भी शादीशुदा हूँ। जैसे ही आराधना ने लोकनाथ के ऊपर शादी करने का प्रेशर बनाना शुरू किया, लोकनाथ को यह लगने लगा था कि वो तो पेशे से वकील है, वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है और वो फंस भी सकता है। और इस वजह से वो डर गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसको इस रिश्ते से बाहर आना है। और बाहर आने का एक ही तरीका था, आराधना को अपने रास्ते से हटाना, क्योंकि आराधना ऐसे आसानी से तो उसका पीछा छोड़ने वाली थी नहीं, क्योंकि वो खुद कानून की एक अच्छी जानकार थी। और इसके बाद लोकनाथ ने जो कुछ भी किया उसके बारे में आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लोकनाथ ने आगे पुलिस को बताया कि 9 मई की रात को उसकी बात हुई थी आराधना से, और इसके बाद हमने प्लान बनाया कि 10 मई की सुबह हम दोनों मिलेंगे। 10 मई की सुबह को आराधना अपने घर से निकलती है, उससे लोकनाथ मिलता है और इसके बाद दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये शक्ति नाम की जगह पर पहुंचते हैं, वहां पर घूमते फिरते हैं और वहीं पर देर शाम हो जाती है। और फिर लोकनाथ आराधना को लेकर के एक लॉज में पहुंचता है और जहां पर ये दोनों अपने आप को फर्जी पति पत्नी दिखाते हैं और फिर उसी लॉज में रुकते हैं। इन दोनों ने घर से दूर 10 मई की रात उसी लॉज में गुजारी थी। और इसके बाद अगला दिन आता है 11 मई का। 11 मई की सुबह 5:30 बजे ये दोनों वहां लॉज से निकलते हैं और इसके बाद फिर से घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकनाथ पहले से ही अपने मन में प्लानिंग बना चुका था, उसने पूरी तैयारी कर रखी थी और वह आराधना को लेकर के पहुंचता है टूमीडीह के जंगलों में। लगभग 7:30 बजे के आसपास ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे ये लोग डीप जंगल में पहुंच जाते हैं, यानी कि घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर लोगों का जो आना जाना होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे ही बीच जंगल में पहुंचते हैं ये दोनों, तो वहाँ पर आराधना लोकनाथ से कहती है कि अब आगे रास्ता नहीं है, चलो हम वापस लौट सकते हैं। और इसी बीच में मौका पा करके लोकनाथ आराधना के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बेसुध होकर के गिर जाती है और फिर वो उसके कपड़ों को रिमूव करता है और फिर पूरी घटना को अंजाम दे देता है। आराधना का काम तमाम करने के बाद से लोकनाथ टूमीडीह के जंगल से वापस निकलता है, फिर पास के एक डैम में अपने हाथ पांव धोता है और इसके पास आराधना का मोबाइल था, साथ उसका ATM कार्ड और जो उसके आइडेंटिटी कार्ड थे वो सभी इसके पास थे। इन दोनों का रिश्ता बहुत ही ज्यादा क्लोज था और इस वजह से आराधना के मोबाइल का पासवर्ड, साथ ही साथ उसके ATM का पिन नंबर, पूरी जानकारी थी। इसने ATM कार्ड में उसके जो भी पैसे थे उनका यूज़ किया, ऑनलाइन पैसों का ट्रांसफ़र किया और साथ ही साथ उसके मोबाइल में जो भी सीक्रेट चीज़ें थी, फोटोज थी, वीडियोस को उनको डिलीट किया और फिर आराधना के मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। इसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये पकड़ ना जाए। ये कुछ समय तक वहाँ पर रुकता है और फिर उसने एक बार फिर से उसके मोबाइल को ऑन किया और इसके बाद उसने आराधना की बहन और साथ ही साथ उसकी सहेलियों को आराधना की आवाज़ में, यानी कि लड़की बन करके बातचीत किया और वहाँ पर बताया कि आराधना सो रही है, किसी से कहाँ नहा रही है और इस तरीके से उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि ऐसा लगे कि आराधना कहीं दूर गई हुई है और वो कुछ समय के बाद में घर वापस आ जाएगी। और फिर इसके बाद में ये जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ हो जाता है। लोकनाथ ने आराधना के साथ में इस पूरी घटना को अंजाम 11 मई को दिया था। 12 मई को उसकी बॉडी मिल गई थी और 16 मई को पुलिस ने बहुत ही आसानी से लोकनाथ को गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। और इस तरीके से एक युवा जूनियर एडवोकेट के सामने जो एक घटना को अंजाम दिया गया था उसकी कहानी सभी के सामने खुल करके आ गई थी। लेकिन यहाँ पर जो एक सीखने वाली बात है और जो एक समझने वाली बात है वो ये है कि लोग आजकल जो रिश्ता बना रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी तरीके से केवल चेहरा देख करके बना लेते हैं। वो लोग इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो व्यक्ति असल में है क्या। और इसके बाद जब ये लोग रिश्ते में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और इनको ऐसा लगता है कि अब वापस नहीं लौटा जा सकता है, तो फिर शुरू होती है कश्मकश और उसी कश्मकश की वजह से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। इस केस में आराधना को इस बात की जानकारी थी कि लोकनाथ शादीशुदा है और उसके साथ उसका जो रिश्ता है आगे चलने वाला नहीं है। इसके बाद वो उसके साथ रिलेशन में रही और जब उनके बीच में रिश्ता बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया, लोकनाथ तो पहले से ही जानता था कि वो अपनी वाइफ को छोड़ने वाला नहीं है आराधना के लिए। और इसके बाद जब आराधना उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगी शादी का, तो उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। तो इस केस से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख हमें यह मिलती है कि किसी के साथ रिलेशन रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाना और साथ ही साथ वो व्यक्ति आपके बारे में सुटेबल है, इस बात के बारे में जानकारी रखना कितना ज़्यादा जरूरी है, वो आज इस केस से हमें पता चलता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।